नमस्कार, मैं धीरज यादव स्वागत करता हूं आपका कमिंग भारत न्यूज़ पे। भारत के कोविड महामारी की चपेट में आने के बाद इस बीमारी का इलाज खोज निकालने का दावा करने वालों में बाबा रामदेव शायद सबसे पहले व्यक्ति थे। बाबाओं के क्लब में अग्रणी सदस्य बाबा रामदेव सत्ता प्रतिष्ठानों के नज़दीक हैं। उन्होंने अपने गुरु से योग सीखा और योग शिक्षक के रूप में लोकप्रियता हासिल की। बाद में वो दवाइयाँ बनाने लगे जिनमें गौ उत्पाद शामिल थे। इस समय उनकी कंपनी देश के बड़े कॉरपोरेट हाउसों में शामिल है। उनके साथी आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद में साझेदार हैं। देश की दवा कंपनियों में पतंजलि एक बड़ा नाम है। रामदेव और बालकृष्ण कितने पढ़े लिखे हैं, इस बारे में कोई विशेष जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। बाबा ने कोरोना के इलाज के रूप में कोरोनिल को प्रस्तुत किया। इस दवा ने पूरे देश का ध्यान खींचा। पहले कहा गया कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमोदित किया है। बाद में इस दावे को कुछ संशोधित करते हुए बताया गया कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्ग निर्देशों के आधार पर बनाया गया है। यह दावा भी किया गया कि इस दवा से कोविड का मरीज 7 दिनों में ठीक हो जाएगा। कोरोनिल की प्रभाव उत्पादकता को साबित करने के लिए एक अध्ययन का हवाला दिया गया। बाद में पता चला कि इस कथित अध्ययन में कोई दम नहीं था। यह दिलचस्प है कि कोरोनिल के लॉन्च के अवसर पर 2 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। भारत में पिछले 1 साल में इस खतरनाक बीमारी के कई इलाज सामने आ चुके हैं। आयुष मंत्रालय ने नथुनों में तिल या नारियल का तेल अथवा गाय का घी लगाने का भी सुझाव दिया था। कुछ लोगों ने भाप लेने की बात कही। मालेगांव बम धमाके मामले में आरोपी और भोपाल से बीजेपी की लोकसभा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया कि गौमूत्र का सेवन करने के कारण वे कोरोना से बची हुई हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का कहना था कि हवन लोगों को कोरोना से सुरक्षा देता है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने गौमूत्र सेवन और गोबर लेपन को प्रोत्साहन देते हुए गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया। दरअसल देश में इस तरह की सोच की गंगोत्री का प्रवाह प्रधानमंत्री से शुरू हुआ, जिन्होंने पिछले साल अप्रैल में 5 बजे 5 मिनट तक थालियां और बर्तन पीटने का और 9 बजे 9 मिनट तक मोमबत्ती और मोबाइल की लाइट जलाने का आह्वान किया था। बीजेपी के एक अन्य परम ज्ञानी नेता संकेश्वर ने हाल में यह रहस्य उद्घाटन किया कि नाक के जरिए नींबू का रस पीने से खून में ऑक्सीजन के स्तर में 80% तक की वृद्धि हो सकती है। उनके अनुसार अपने 200 रिश्तेदारों और मित्रों पर किए गए अध्ययन से वे इस नतीजे पर पहुंचे। कुल मिलाकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं और ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। विज्ञान सत्य का संधान करने के लिए विस्तृत कार्य पद्धति अपनाता है। इस समय जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वे आस्था और सामान्य समझ पर आधारित हैं। गाय हमारे वर्तमान सत्ताधारियों के लिए एक राजनीतिक प्रतीक रही है। उसके मूत्र और गोबर में रोग प्रतिरोधक ही नहीं वरन रोग को हटाने की भी क्षमता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पशु विज्ञान हमें बताता है कि मूत्र और गोबर पशुओं के शरीर के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं और वे मनुष्य के शरीर को लाभ पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं और ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। विज्ञान सत्य का संधान करने के लिए विस्तृत कार्य पद्धति अपनाता है। इस समय जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वे आस्था और सामान्य समझ पर आधारित है। गाय हमारे वर्तमान सत्ताधारियों के लिए एक राजनीतिक प्रतीक रही है। उसके मूत्र और गोबर में रोग प्रतिरोधक ही नहीं वरन रोग को हराने की क्षमता भी है। यज्ञ और उसमें दी जाने वाली आहुति के संबंध में भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं। बीजेपी के पितृ संगठन के स्वयंसेवक हवन आदि करने की विधियों का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच बाबा रामदेव ने एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण और दिवालिया विज्ञान निरूपित कर दिया। इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जबरदस्त विरोध जताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद के बाद रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया। ये वही बाबा रामदेव हैं जो कुछ दिनों के उपवास के बाद आईसीयू में भर्ती रहे थे। उनके साझेदार बालकृष्ण हाल में एक एलियोपैथिक अस्पताल में भर्ती थे। हिंदुत्व की संप्रदायवादी राजनीति के उदय के साथ ही
पिछले कुछ दशकों में आस्था पर आधारित अतार्किक बयानों और नीतियों की बाढ़ आ गई है। धार्मिक राष्ट्रवाद हमेशा जातिगत और लैंगिक पदक्रम के पूर्व प्रजातांत्रिक मूल्यों का हामी रहता है। प्रजातांत्रिक समाज के उदय के साथ ही अंधश्रद्धा और अंधविश्वासों के खिलाफ संघर्ष शुरू हो गया था। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के प्रजातांत्रिक समाजों में अंधश्रद्धा, अंधविश्वासों और अतार्किक और पश्चिमगामी आचरणों के लिए ना कोई बराबर स्थान बचा है। भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और महिलाओं और दलितों से संबंधित सामाजिक सुधारों के साथ ही वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला। स्वाधीनता आंदोलन समाज में तार्किकता को बढ़ाने वाला था। इसके विपरीत धार्मिक राष्ट्रवाद में यकीन करने वाले न केवल समाज सुधार और औपनिवेश विरोधी संघर्ष के खिलाफ थे, वरन वे वैज्ञानिक सोच के भी विरोधी थे। उनका जोर आस्था पर था, क्योंकि आस्था ही समाज में असमानता और वैधता प्रदान कर सकती थी। हमारा संविधान राज्य से अपेक्षा करता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रोत्साहन को वह अपनी नीति का अंग बनाए, लेकिन विघटनकारी राष्ट्रवाद के उदय के साथ ही तार्किक सोच पर हमले तेज हुए हैं। डॉक्टर दाभोलकर, कॉमरेड पंसारे, MM कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या इसका नतीजा है। हमारी सत्ताधारियों की पूरी विचारधारा ही आस्था और अंधश्रद्धा पर आधारित है। आश्चर्य नहीं है कि महामारी के संबंध में भी अवैज्ञानिक बातें कही जा रही हैं। ये बातें महामारी से मुकाबला करने में बाधक हैं। रामदेव और उनके जैसे अन्य आस्था आधारित ज्ञान के पिरामिड के शीर्ष पर विराजमान हैं, परंतु उनके नीचे असंख्य ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना होगा। बर्तन ठोकने और लाइट जलाने बुझाने से कुछ नहीं होने वाला है। आज के लिए इतना ही। चलता हूँ। धन्यवाद।